मान लीजिए एक बहुत बड़ा और बहुत शोर मचाता हुआ कारखाना है। हम्म। एक तरफ से भारी भरकम लोहा अंदर जा रहा है, मशीनें दिन रात चल रही हैं। हाँ, और दूसरी तरफ से हर दिन लाखों चमकती हुई नई चाबियां बाहर निकल रही हैं। बिल्कुल। हम्म। उत्पादन की गति एकदम शानदार है। हम्म। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। वे लाखों चाबियां शहर के किसी भी ताले में फिट ही नहीं बैठती, क्योंकि वे उन तालों के लिए बनी ही नहीं है जो आज के समय में मौजूद है। सही बात है। वे 25-30 साल पुरानी डिजाइनों पर बनी हैं, जिन्हें लोग बहुत पहले ही कबाड़ में फेंक चुके हैं। अब आप भी सोचिए, उन चाबियों के इतने बड़े पहाड़ का क्या मोल रह जाता है। देखा जाए तो ये पूरी उत्पादन प्रक्रिया ही एक बहुत बड़ा भ्रम है। मतलब वो कारखाना बहुत कुशल तो है, लेकिन पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुका है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, अप्रासंगिक। हाँ, क्योंकि जब कोई व्यवस्था ऐसी चीजें उगलने लगे जिनका वास्तविक दुनिया की मौजूदा समस्याओं से कोई लेना देना ही ना हो, तो उसे हम सफलता नहीं कह सकते। वो तो संसाधनों और समय की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और यही वो त्रासदी है जो आज की हमारी इस गहन चर्चा के केंद्र में है। क्योंकि देखिए, वो कारखाना कोई लोहे या पीतल का कारखाना नहीं है, वो हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली है। बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण का आधार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 2019 का एक बहुत ही गहरा और प्रभावशाली प्रवचन है। उन्होंने इस पूरी अंधी दौड़ को उधेड़ कर रख दिया है। हाँ। उन्होंने स्कूलों को विद्या के मंदिर नहीं, बल्कि सीधे सीधे गोदाम कहा है। और आज हमारा उद्देश्य सिर्फ कमियां निकालना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार शिक्षा, श्रम और नागरिकता का असली अर्थ क्या था। जो धागा हमने विकास की अंधी दौड़ में कहीं काट दिया है, उसे वापस खोजना है ना? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रवचन की जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो है समस्या की जड़ तक जाना। मतलब सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था खराब है। सवाल ये है कि ये गोदाम में तब्दील क्यों हुई। गोदाम वो जगह होती है जहां चीजों को बस ठूस ठूस कर भर दिया जाता है। आज दिमाग में सिर्फ सूचनाएं भरी जा रही हैं। जब शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य किसी व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करने के बजाय उसे सिर्फ बाजार के लिए एक उत्पाद बनाना रह जाता है, तो वहां ज्ञान कैसे पनपेगा। सही कहा। और इस बात को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए स्रोत सामग्री में एक प्रशासक के सर्वेक्षण का बहुत ही परेशान करने वाला जिक्र है। बताया गया है कि भारत में 80 से 90% इंजीनियर किसी काम के ही नहीं है। बाप रे, 80 से 90%! ये तो बहुत डरावना है ना? वो उद्योग जगत की जरूरतों को पूरा ही नहीं करते। और फिर जो दृश्य सामने आता है वो और भी भयावह है। जहां पीएचडी, बीटेक और एमबीए जैसी भारी भरकम डिग्रियां लिए हुए हजारों युवा मात्र 600 या 650 पदों के लिए कतार में खड़े हैं। बात सिर्फ बेरोजगारी की नहीं है यहाँ। बात उस अवमूल्यन की है जहां एक उच्च शिक्षित युवा 4 या 5 हजार रुपए महीने पर काम करने को मजबूर हो जाता है। हाँ, और वो ये मान बैठता है कि नौकरी न मिलने का मतलब जीवन का पूरी तरह से व्यर्थ हो जाना है। मतलब इतनी डिग्रियां होने के बावजूद वे पूरी तरह लाचार महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, इस लाचारी का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी शिक्षा प्रणाली ने सफलता की केवल एक ही संकीर्ण परिभाषा तय कर दी है कि बस किसी के अधीन एक सुरक्षित नौकरी पालो। सुरक्षित नौकरी का भ्रम। बिल्कुल। जब सफलता को इस तरह परिभाषित कर दिया जाता है, तो छात्र के अंदर जोखिम उठाने या अपने दम पर खड़े होने की क्षमता विकसित ही नहीं होती। वे 80% इंजीनियर इसलिए बेकार नहीं है कि उन्हें गणित नहीं आता। तो फिर असली कमी क्या है? असली कमी है व्यवहारिक सोच की। उनके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नजरिया नहीं है जो दुनिया को चाहिए। उन्होंने सिर्फ रट्टा मारकर परीक्षाएं पास करना सीखा है, समस्याओं को सुलझाना नहीं। ये बात तो एकदम पते की कही आपने। लेकिन अगर इस विफलता के कारणों को थोड़ा और खंगाला जाए, तो क्या सारा दोष सिर्फ स्कूलों का है? प्रवचन में माता पिता की महत्वाकांक्षाओं पर भी तो बात की गई है। बिल्कुल। माता पिता की भूमिका को हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। लोग भारी कर्ज ले रहे हैं, अपनी जीवन भर की पूंजी लगा रहे हैं ताकि बच्चों को ये महंगी डिग्रियां दिला सकें। हाँ, ये एक तरह की भेड़चाल बन गई है। ये मान लिया गया है कि अगर कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बना तो समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये एक युगीन प्रभाव है। शिक्षा अब ज्ञान अर्जन का साधन कम और एक सामाजिक प्रतिष्ठा या वित्तीय निवेश ज्यादा बन गई है। मतलब एक व्यापारिक सौदा। हाँ, एक तरह से सौदा ही। जब माता पिता बच्चे की पढ़ाई पर लाखों का कर्ज लेते हैं, तो उस बच्चे पर यह भारी दबाव होता है कि उसे इस निवेश पर रिटर्न देना है।
और इस मानसिक दबाव में शिक्षा से मिलने वाला आनंद तो कहीं पीछे ही छूट जाता है। एकदम सही। बच्चा एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाता है जिसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी है। तो अगर ये पूरी व्यवस्था, ये सारी डिग्रियां इंसान को असली मूल्य नहीं दे पा रही हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि सच्ची संपत्ति आखिर है क्या? यहीं पर ये प्रवचन अर्थशास्त्र के एक बहुत ही गहरे भारतीय दृष्टिकोण की ओर मुड़ता है। आहा, आप चाणक्य के अर्थ विचार वाले संदर्भ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। चाणक्य कहते हैं कि असली संपत्ति बैंक बैलेंस, बड़ी-बड़ी इमारतें या सोना चांदी नहीं है। असली संपत्ति वे युवा हैं जिनके पास संस्कार हैं, जिनमें स्वाभिमान है और जो शारीरिक श्रम करने की क्षमता रखते हैं। आज के वेल्थ मैनेजमेंट वाले दौर में तो ये विचार बहुत ही अलग लगता है। विपरीत लगता है ना? हाँ, क्योंकि हमने संपत्ति की परिभाषा को बहुत सीमित कर दिया है। कौटिल्य का दर्शन ये समझाता है कि भौतिक संपदा तो केवल लेन देन का एक निर्जीव साधन है। असली उत्पादक तो मनुष्य है। बिल्कुल। अगर किसी देश के पास अपार प्राकृतिक संसाधन हो, बहुत पैसा हो, लेकिन उसकी युवा पीढ़ी आलसी हो या शारीरिक श्रम से कतराती हो, तो वो सारा पैसा बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। और इसके विपरीत, अगर एक पीढ़ी मेहनती है, तो वो राख से भी संपदा खड़ी कर सकती है। बिल्कुल सही। इसलिए श्रम करने की क्षमता को ही सबसे बड़ी राष्ट्रीय पूंजी माना गया है। और इसी श्रम यानी मेहनत के विचार को समझाने के लिए प्रवचन में एक बेहद दिलचस्प कहानी बताई गई है। एक पारंपरिक सेठ और उसके बेटे की कहानी। अरे हाँ, वो कहानी, वो तो बहुत ही सटीक बैठती है स्थिति पर, है ना? एक बहुत अमीर सेठ है जिसकी बहुत बड़ी दुकान है, पर वो अपने बेटे को व्यापार सीखने के लिए अपनी दुकान पर नहीं बिठाता। वो उसे किसी दूसरे सेठ की दुकान पर काम सीखने भेज देता है। क्योंकि उसे पता है कि माता पिता के लाड़ प्यार में बच्चा कभी अनुशासन नहीं सीख सकता। बिल्कुल। लोग उसे पूछते भी हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो यही जवाब देता है। और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत बेजोड़ है। सोचिए, अगर वो सेठ अपने बेटे को अपनी ही दुकान पर बैठा देता, तो वो युवा पहले ही दिन से खुद को मालिक समझने लगता। हाँ, उसे कभी उस पसीने और उस संघर्ष का सामना ही नहीं करना पड़ता। और जब कोई व्यक्ति लाड़ प्यार में पलता है, उसे बिना मांगे सब मिल जाता है, तो उसके दिमाग में समस्याओं से जूझने वाले रास्ते विकसित ही नहीं हो पाते। दूसरी दुकान पर एक आम कर्मचारी की तरह काम करके ही वो विनम्रता और आत्मनिर्भरता सीखता है। ये बात सिद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आज के संदर्भ में देखें तो मैं एक थोड़ा अलग नजरिया रखना चाहूंगा। बताइए, क्या पैच है इसमें? आज हम एक पूरी तरह से डिजिटल युग में जी रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जब सारा काम कीबोर्ड पर उंगलियां चलाकर या किसी एआई प्रॉम्प्ट से हो सकता है, तो फिर शारीरिक श्रम या पसीना बहाने की ये पुरानी वकालत क्यों? क्या ये सोच थोड़ी पिछड़ी हुई नहीं लगती? देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक तर्क है जो आज के दौर में दिया जाता है, लेकिन यहीं पर स्रोत सामग्री एक बहुत बड़े खतरे को सामने लाती है। मशीनों पर हमारी अत्यधिक निर्भरता। यांत्रिक युग का खतरा। हाँ, जब कोई समाज पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर हो जाता है, तो वो अपनी बुनियादी आत्मनिर्भरता खो बैठता है। इसमें महात्मा गांधी के विचारों का बहुत अच्छा उल्लेख किया गया है। वो पावर लूम वाले विचार है ना? बिल्कुल। गांधी जी ने कहा था कि एक पावर लूम या बड़ी मशीन जब कारखाने में लगती है, तो वो एक झटके में हजारों हाथों का रोजगार छीन लेती है। बाप रे! मतलब ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बदल रहा है? नहीं, ये सत्ता और पैसे को कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित कर रहा है। इस बात को अगर मैं एक रूपक से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे विकास के नाम पर हमने तेज रफ्तार गाड़ियों के लिए बहुत ही शानदार हाईवे तो बना दिए हैं, लेकिन जो आम इंसान पैदल चलना चाहता है उसके लिए हमने पगडंडियां ही पूरी तरह से खत्म कर दी हैं। बहुत ही सटीक रूपक है ये। है ना? अब अगर किसी के पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है तो वो उस हाईवे पर चल ही नहीं सकता। वो पूरी तरह से उस व्यवस्था का मोहताज हो गया है। करघा यानी हैंडलूम की ताकत पर इतना जोर दिया गया है। हाँ, कि यदि एक परिवार को हस्तकरघा दे दिया जाए तो वो जीवन भर पूरे सम्मान के साथ अपना निर्वाह कर सकता है। हस्तकरघा केवल कपड़ा बुनने की मशीन नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को विकेंद्रीकृत करने का एक मॉडल है। इसमें हर घर एक आत्मनिर्भर इकाई बन जाता है। और जब हर व्यक्ति के हाथ में हुनर होता है तो वो किसी के शोषण का शिकार नहीं होता। इसमें एक और बहुत गहरा आयाम है, अहिंसक और 16 वस्त्रों की अवधारणा। हाँ, पवित्र सूती वस्त्र। विदेशी या भारी मशीनों से बने मिल के कपड़ों की तुलना में इन हस्त निर्मित कपड़ों को सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक दर्शन बताया गया है।
विदेशी कपड़ों को हिंसक मानसिकता से जोड़ा गया है। ये हिंसा की बहुत ही सूक्ष्म परिभाषा है। आमतौर पर हम हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट मानते हैं, बिल्कुल। लेकिन आर्थिक अर्थों में भारी मशीनों का उपयोग करके लाखों लोगों की रोजी रोटी छीन लेना भी तो एक तरह की भयानक हिंसा ही है। सही बात है। किसी को लाचार बना देना भी तो हिंसा है। हाँ, और इसके विपरीत जब कोई हस्तकरघा से बना कपड़ा पहनता है तो वो एक ऐसे अर्थशास्त्र का समर्थन कर रहा होता है जो किसी का हक नहीं मारता। ये एक अहिंसक जीवन शैली है। जहां विकास का मतलब दूसरों को कुचलना नहीं, सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन जब हम श्रम से कटते हैं तो असर सिर्फ जेब पर नहीं पड़ता, समाज के चरित्र पर भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और यहीं से चर्चा साक्षरता बनाम नागरिकता की बहस में प्रवेश करती है। स्रोत में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का बहुत ही कड़वा सच बताया गया है। हाँ, वो बयान तो रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा था कि भारत भले ही 95% साक्षर हो गया हो, लेकिन इस पूरी शिक्षा प्रणाली ने एक भी सच्चा नागरिक पैदा नहीं किया। मतलब सिर्फ साक्षर होने और नागरिक होने में कितना बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। साक्षर होने का मतलब तो सिर्फ इतना है कि कोई पढ़ना लिखना जानता है या कोई तकनीक चला सकता है। अक्षर ज्ञान होना। हाँ, लेकिन नागरिक होने का मतलब बहुत गहरा है। एक सच्चा नागरिक वो है जो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता है, जो अपनी संस्कृति और मिट्टी से जुड़ाव महसूस करता है। और अगर कोई सिर्फ साक्षर है पर उसमें नागरिक वाले मूल्य नहीं है तो वो समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि तब उसके पास व्यवस्था का शोषण करने के लिए कौशल तो होगा, लेकिन उसे रोकने वाली कोई नैतिकता नहीं होगी। बाप रे, ये वास्तव में डराने वाली बात है। और इस सांस्कृतिक पतन का एक लक्षण ये भी बताया गया है कि कैसे लोग अपनी मातृभाषा जैसे हिंदी को छोड़कर पूरी तरह से अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं होती, वो अपने भीतर पूरी संस्कृति और इतिहास समेटे रहती है। जब हम अपनी भाषा से कटते हैं तो अपनी जड़ों से कट जाते हैं, और उन कर्तव्यों से भी जो हमें एक राष्ट्र के रूप में बांध कर रखते हैं। बिल्कुल। और प्राचीन भारतीय दर्शन के 4 पुरुषार्थों का संदर्भ यहाँ बहुत सटीक बैठता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक संतुलित जीवन के लिए इन चारों का होना जरूरी था। हाँ, लेकिन आज क्या हो रहा है? पूरी शिक्षा सिर्फ एक पुरुषार्थ के पीछे भाग रही है, और वो है अर्थ, यानी पैसा। और जब धन ही अंतिम सत्य बन जाए तो समाज में स्वार्थ और भ्रष्टाचार तो आएगा ही। सही कहा। इस बात को स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक से समझाया गया है: राष्ट्र के पक्षी बनो। हाँ, वो 2 पंखों वाला रूपक। हाँ, एक पक्षी कभी भी केवल एक पंख के सहारे उड़ान नहीं भर सकता। यहाँ एक पंख का अर्थ है भौतिक विकास और दूसरे पंख का अर्थ है राष्ट्रवाद और संस्कृति। अगर कोई समाज सिर्फ भौतिक विकास के पंख फड़फड़ाता रहेगा तो वो उड़ान नहीं भर पाएगा, बस जमीन पर ही गोल गोल घूमता रहेगा। बिल्कुल। लंबी उड़ान के लिए जड़ों से जुड़ाव का दूसरा पंख पूरी तरह से अनिवार्य है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इसी निष्कर्ष पर लाता है कि हमारी व्यवस्था ने लोगों को पैसे गिनना तो सिखा दिया, पर ये सिखाना भूल गई कि एक महान राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाता है। सच्ची शिक्षा सिर्फ रोजगार का कारखाना नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्ची शिक्षा वो है जो विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए, श्रम का सम्मान करना सिखाए और एक जिम्मेदार नागरिक बनाए। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद अगर हम शुरुआत वाले उस चाबियों के कारखाने की तस्वीर पर वापस लौटें तो एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन सा सवाल? देखिए, अगर दुनिया भर की ये तमाम डिग्रियां सिर्फ उस पैसे की रसीदें मात्र हैं जो स्कूलों को भारी फीस के रूप में चुकाया गया है, तो स्कूल की उस सुरक्षित चारदीवारी के बाहर असल दुनिया में हम आने वाली पीढ़ी को वास्तव में कौन सा ऐसा श्रम या हुनर सिखा रहे हैं जो संकट के समय उनका पेट भर सके? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या ये व्यवस्था उन्हें सच में कोई ऐसी चाबी दे रही है जो भविष्य के अज्ञात तालों को खोल सके, या फिर उन्हें केवल एक खूबसूरत लेकिन खोखले भ्रम के साथ विदा किया जा रहा है? ये बात वाकई सोचने पे मजबूर कर देती है। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ,